माइकोराइजा कोई बता सकता है माइकोराइजा क्या होता है? एनी आइडिया माइकोराइजा? ये तो हम लोगों ने काफी और चैप्टर्स में डिस्कस किया है। मनोज क्या होता है माइकोराइजा? चितोष मैम सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो है ये। हाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किस किस के बीच में? मैम एल्गी और फंगी। अरे नहीं एल्गी और मॉथ है मैम रूट्स में मैम एंजियोस्पर्म और एल्गी। गर्ल्स प्लांट्स की रूट में एसोसिएशन विद एल्गी रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। एल्गी नहीं उसको तो लाइकन बोलते हैं। यस मैम यस मैम लाइकेंस। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ फंगल एसोसिएशन में रहता है हमारा, इसको बोलता है माइकोराइजा। अब ये माइकोराइजा दो टाइप से हो सकता है, एक हो सकता है एंडोमाइकोराइजा और एक होता है एक्सोमाइकोराइजा। एंडो का और एक्सो में डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या होता होगा? एंडो मींस बाहर, एक्सो मींस बाहर, एंडो मींस अंदर। हाँ तो इसका मतलब एंडोमाइकोराइजा हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि इसके अंदर जो हमारा फंगस है वो कहाँ पे रहता होगा? रूट्स के इनसाइड। और एक्सो में इनसाइड आउटसाइड बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। अगर हम बात करें एंडो की तो रहता कहाँ पे है? जो हमारी रूट्स की कॉर्टिकल सेल्स होती है ना। अब कॉर्टिकल सेल्स आप लोगों को क्लियर होगा बिकॉज मैंने आपको पूरा रूट्स का एनाटॉमी दिखाया था। कॉर्टेक्स वाला जो रीजन होता है ना पूरा का पूरा कॉर्टेक्स की हमारी जो सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं हम आपका कॉर्टिकल सेल्स। उन कॉर्टिकल सेल्स के अंदर ये आपका रहता है, इसको बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा। एग्जाम्पल लिख लो कौन सी फंजाई होती है? फंजाई होती है मेरी ग्लोमस फंजाई। और कौन से प्लांट के साथ रहती है ये? ऑर्किड प्लांट के साथ फंगल एसोसिएशन में रहती है। ठीक है कॉर्टिकल में पाया जाता है क्या? क्या बोल रहे हो कॉर्टिकल का? मैम कॉर्टिकल सेल्स में पाया जाता है क्या ये? हाँ कॉर्टिकल सेल्स के अंदर आपका ये फंगस रहता है। ओके मैम। अब एक्सोमाइकोराइजा में कहाँ पे रहेगा? ऑन द सरफेस। यस मैम। इसका एग्जाम्पल लिखो बॉलिटस और एग्जाम्पल है इसका प्लांट पाइनस। बॉलिटस क्या होता है? एक बेसिडियोमाइसिटीज होती है। और ग्लोमस क्या होता है? साइकोमाइसिटीज होती है। लिखो इसको, बस इतना याद रखना है माइकोराइजा में। अब चले लाइकन लाइकन बोल रहे थे, लाइकन को भी पढ़ ले फिर एक बार। अब बताओ लाइकन किस किस के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो जो हमारा ये एल्गी होता है ना, यहाँ पे एल्गी को हम बोलते हैं फाइकोबायोन और फंजाई को क्या बोलते हैं? माइकोबायोन। ये भी टर्म्स आ सकती हैं। लाइकन के अंदर जो एल्गल पार्टनर होता है उसको बोलता है फाइकोबायोन, जो फंगल पार्टनर होता है उसको बोलते हैं माइकोबायोन। अब ये एल्गल पार्टनर है फाइकोबायोन, एल्गी मतलब ऑटोट्रॉपिक है, तो काम क्या करेगी ये? फोटोसिंथेसिस करेगी और फूड प्रोवाइड कराएगी। और कौन सी वाली एल्गी यहाँ पे रहती है? जैसे कि आप लोग प्लांट किंगडम वाला चैप्टर रिवाइज करोगे बच्चों ट्यूसडे से पहले, तो वहां पे मैंने आपको 3 टाइप के एल्गीज पढ़ाए हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। तो उनमें से कौन सी वाली एल्गी रहती है यहाँ पे? ग्रीन एल्गी। सिर्फ ग्रीन एल्गी है जो एल्गी लाइकन बनाती है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना है आप लोगों को। फिर माइकोबायोन मतलब हमारा फंगल पार्टनर, ये क्या काम करता है? सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एक शेल्टर प्रोवाइड कराता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन कराता है लाइकन का। और यहाँ पे कौन से फंगस रहते हैं हमारे? बेसिडियोमाइसिटीज वाले एंड एस्कोमाइसिटीज वाले। इन दो क्लासेस के मेंबर्स आपको लाइकन में देखने के लिए मिलेंगे। अब लाइकन को हम सबसे अच्छा, जैसे कि इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म में,
तो इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म का मतलब क्या था वहां पे? मैम ये ना Pollution की पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। pollution हम indicator. एक्सप्लेन करेंगे। राधिका है क्लास में? नहीं है। मिश्वा, इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म बताओ जल्दी से। मिश्वा, मैम हम बताएं? नहीं, एक मिनट, अभी आपसे पूछूंगी, एक बार मिश्वा से पूछ लो, जो क्लास में बिल्कुल नहीं बोलते हैं बच्चे। बताओ बेटा, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्या होता है? बोला है ना 11th पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को 12th भूल जाना है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, प्रियंका, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बताओ। अच्छा ये बता दो सिर्फ कौन था जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट दिखा रहा था, और कौन सी कंट्री के अंदर था, ये बता दो। किस कंट्री में था और कौन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट दिखा रहा था? राधिका है? राधिका ने लीड कर दिया। हर्षित शर्मा, आप बताओगे? सचिन, सचिन, इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है ना? साइबा, नितिका, मानसी, मुस्कान, आंचल, तोमर। आंचल चौहान नहीं है ना? नो मैम। देखो ये सारे वो बच्चे हैं जो क्लास सिर्फ अटेंडेंस के लिए ज्वाइन करते हैं। ये क्लास में जो लिखा है उसको नोट डाउन कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, बट बाद में रिवीजन नहीं करते हैं। तनु आप बताओगे? हाँ हाँ बोलो। मैम, ये इंग्लैंड में देखा गया था ना, मौत से। इंग्लैंड के अंदर ये देखा गया था, और पेपर्ड मॉथ के अंदर आपका ये चेक हुआ था। तो पेपर्ड मॉथ के अंदर क्या था, पहले वो हमारी क्या थी, लाइट कलर्स की होती थी ना, मतलब लाइट कलर और डार्क कलर दोनों ही थी पहले। अब वो प्लांट Yes, ma'am. मेरा मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले वहां पे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। अब पॉल्यूशन कम था, तो इसका मतलब मेरे जो ट्रीज थे उनके ऊपर लाइकन था, ट्रीज के ऊपर लाइकन था। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है, लाइकन क्या होता है? एक वाइट कलर सब्सटेंस, मतलब वाइट कलर होते हैं और उसके ऊपर वाइट मॉथ आराम से छुपे रह सकते थे और प्रीडेटर्स का निशाना फिर ब्लैक मॉथ बन रहे थे। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक क्यों लगाया, बिकॉज वहां पे लाइकन्स थे। तो लाइकन्स जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड में, उसके बाद हमारे लाइकन्स वहां पे क्या चले गए थे, डिसअपियर हो गए थे या यस Yes, ma'am. तो लाइकन्स कौन से एरिया में पाए जाएंगे, पॉल्यूटेड एरिया में, नॉन पॉल्यूटेड एरिया में? नॉन पॉल्यूटेड। नॉन नॉन पॉल्यूटेड। Non polluted. कौन सा पॉल्यूशन ये इंडिकेट करता है हम लोगों को? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। SO2 पॉल्यूशन। SO2 का. यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेरोक्साइड। SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर ये हमारे होते हैं। एंड लाइकन स्लोली ग्रोइंग होता है या नहीं? स्लोली ग्रोइंग होता है, ये बहुत स्लो ग्रो करता है। और लाइकन ही, जब मैं आप लोगों को इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहां पे आपको पता चलेगा लाइकन ही आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ताइबा म्यूट कर लो बेटा, आपकी साइड से नॉइस आ रहा है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब हमारे जितने भी बेयर रॉक्स थे, बेयर रॉक्स के ऊपर जो सबसे पहली कम्युनिटी पाई गई थी वो हमारे लाइकन की थे। इसीलिए हमने इनको बोला था पायनियर कम्युनिटी। कहाँ पे? ऑन बेयर रॉक्स। बस इतने पॉइंट याद रखने हैं आप लोगों को, याद हो जाएंगे। यस मैम। चलो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वायरस। वायरस के बारे में मेरे को बताओ, कौन बताएगा? मनोज, वायरस के बारे में बताओ, कितना पता है आप लोगों को? मैम वायरस में प्रोटीन होता है। अच्छा पहले तो ये बताओ, वायरस लिविंग होता है नॉन लिविंग होता है? Non living. जब होस्ट की बॉडी पे रहता है तो लिविंग होता है, वैसे नॉन लिविंग होता है। मतलब ये लिविंग भी होता है और
नॉन मैम लिविंग। ये नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग भी होता है, मतलब दोनों के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक इसको मान सकता है। अच्छा, Yes, ma'am. वायरस को कौन से किंगडम में Yes, रखा गया? वायरस को किस किंगडम में रखा गया? हम किसी में भी नहीं रखा। 5 में हम किसी ने माइकोराइजा और लाइकन को किसी किंगडम में रखा गया? नो मैम। नो मैम उनको किसी किंगडम में कोई प्लेस नहीं मिला था, क्योंकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट करा रहे थे। माइकोराइजा में क्या कंफ्यूजन था कि ये हमारे प्लांट्स हैं या फिर हमारे फंगस हैं। ऐसे यहाँ पे एल्गी और फंगस के बीच में हमें कंफ्यूजन था, ऐसे ही हम लोगों को वायरस के बीच में कंफ्यूजन था। अब क्या कंफ्यूजन था? सबसे पहले मेरे को वायरस के आप सारे लिविंग कैरेक्टर्स बताओ। आप वायरस को लिविंग क्यों बोलते हो कि वायरस लिविंग होता है? मैम ये जब ना होस्ट बॉडी में चले जाते हैं तो मल्टीपल वो हो जाता है, अब ग्रोथ कर लेते मल्टीप्लाई हैं। कर सकता है। तो मैकेनिज्म हो गया। वायरस को देख के आप क्या बोलोगे? ऐसा मतलब वायरस वायरस तो कैरेक्टर बताओ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैच करता है, इसका कोई कैरेक्टर। जो आरएनए और जो प्रोटीन होता है। एग्जैक्टली, जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों और- कभी नहीं होंगे एक साथ, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। नेक्स्ट, इसके पास एक प्रोटीन कोट भी प्रेजेंट होता है। कैस्पेड। प्रोटीन कोट भी होता है जो कैप्सिड से होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, कैप्सोमियस। इसके साथ ये इन्फेक्टियस भी होता है, इन्फेक्शन कोज कर सकता है। इसके अंदर म्यूटेशन भी हो सकता है, होता है नहीं, रैपिडली म्यूटेशन होता है वायरस के अंदर। और उसके जी पास एंजाइम्स भी होते हैं। अब नॉन लिविंग वाले बताओ, किस बेसिस पे मैं इसको नॉन लिविंग बोलती हूँ? नॉन सेलुलर होता कैरेक्टर बताने हैं। मैम अगर इसको कोई होस्ट ना मिले तो फिर ये डेड हो जाएगा। कैरेक्टर बताना है तो प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, कैरेक्टर और प्रॉपर्टी में बोलोगे हम, डिफरेंस क्या है? ऐसा क्या है वायरस की बॉडी के अंदर, मतलब ऐसा क्या नहीं है इसके पास जो लिविंग सेल के पास है, वो बताना है। जैसे हम लोगों ने बोला इसके पास डीएनए आरएनए है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है। इसके पास प्रोटीन कोड है जो लिविंग्स के पास होती है। इन्फेक्टियस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टियस होते हैं। म्यूटेशन कर सकते हैं जैसे लिविंग्स में हो सकते हैं। इसके पास भी एंजाइम्स होते हैं जैसे लिविंग में। ऐसा क्या है इसकी बॉडी, ऐसा क्या नहीं है इसकी बॉडी में जिसके लिए मैं इसको नॉन लिविंग भी बोल रही हूँ, वो बताना है। हाँ, ये नॉन सेलुलर है, तो इसका मतलब कि इसके पास कोई भी प्रॉपर सेल नहीं है, ये लिख सकते हैं, डोंट हैव अ प्रॉपर सेल। नेक्स्ट, वायरस को क्रिस्टलाइज्ड भी किया जा सकता है, बट किसी भी लिविंग सेल को कभी भी क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता। वायरस एक ऐसा सेल है जिसको क्रिस्टलाइज हम कर सकते हैं। वायरस कांट ग्रो इन आउटर मीडियम, आउटर मीडियम में कभी भी ये ग्रो नहीं कर सकता। आउटर मीडियम लिख लो, या फिर होस्ट बॉडी के बाहर ग्रो नहीं कर सकता है। मैम हमने भी तो यही बोला था। खुद की कोई मशीनरी नहीं होती है। हाँ, आपने भी यही बोला था, खुद की कोई मशीनरी इसके पास नहीं होती। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारे प्रोसेस चल रहा है, इसके अंदर ऐसे प्रोसेस नहीं होते। यही हो सकता है ना? यस मैम। तो ये तो हमारा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब हम चलते हैं इनके साइंटिस्ट के नेम पे, बिकॉज क्वेश्चन साइंटिस्ट के नेम पे बहुत आता है यहाँ से। क्या क्या देखना है सबसे पहले मेरे को? वायरस टर्म किसने दिया था? मैम पास्चर ने। पास्चर। वायरस टर्म लुइस पास्चर ने हमारा टर्म दिया था। नेक्स्ट, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस किसने डिस्कवर किया था? टोबैको वेनुस्की वायरस, ये आपको बताना है। और हाँ, वायरस को एक टर्म दिया जाता है, लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूइड। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक ऐसा लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूइड है, इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म भी यूज किया जाता है, कॉन्टेजियम
वाइवम फ्लूइडियम। वाइवम फ्लूइडियम, ये किसने दिया था? और वायरस को हमने अभी पॉइंट बताया ना कि वायरस को क्रिस्टलाइज भी कर सकता है, तो कौन से साइंटिस्ट ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था? WM स्टेनली। क्रिस्टलाइज द वायरस। अच्छा, किसी को भी क्रिस्टलाइज या स्टेनिंग करने के लिए वर्ड यूज करते हैं क्रिस्टलाइज, थोड़ा स्टेनिंग सेम से लग रहा है, तो इसको याद रखने का ये तरीका होता है। क्रिस्टलाइज करना मतलब कलर करना, कलर करना मतलब स्टेन करना। तो साइंटिस्ट का नाम भी है WM स्टेनली, ठीक है। और लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूइड किसने बोला था इसको? MW और TMV को किसने डिस्कवर किया था? दिमित्री वानोव्स्की। वानोव्स्की। ये 4 साइंटिस्ट के आप लोगों को नाम याद रखना है। एंड इवानोव्स्की ने हमारा ये भी बताया था कि जो हमारा वायरस होता है ना, वायरस इसके पास फिल्ट्रेबल प्रॉपर्टी होती है, फिल्टर पेपर के थ्रू ये पास ऑन हो सकता है। इसी मैम इसी ने भी तो कहा था कि ना ये ना बैक्टीरिया से छोटा होता है। हाँ, बैक्टीरिया से छोटा होता है, राइट। तो ये हमारा इसके बारे में हुआ। अभी जरा इसकी स्ट्रक्चर, मतलब वेनम होता है। इसकी स्ट्रक्चर पे आ जाओ। स्ट्रक्चर में 2 चीजें हम लोगों को पता है इसके पास प्रेजेंट होता है, एक तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है और एक इसके और पास एक प्रोटीन लेयर कैप्सूल। प्रोटीन होता है। कितने कितने % क्या प्रेजेंट होता है? अगर मैं इसका न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो ये कितना % होता है? सिर्फ 5% होता है। एंड इसके पास प्रोटीन कितने % होता है? 95। 5% होता है। ये याद रखना है। प्रोटीन इसका बना होता है किससे? कैप्सिड की जो सिंगल यूनिट होती है उसको बोलते हैं कैप्सोमियर। ये आपको याद रखना है। न्यूक्लिक एसिड आपका DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। जिस वायरस के पास DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा उस वायरस को क्या बोलेंगे हम लोग? बताओ। डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, डिऑक्सी वायरस बोलेंगे ना। यस मैम। और जिसके पास RNA होगा रेट्रोवायरस, या रेट्रोवायरस या फिर राइबो वायरस भी टर्म यूज कर सकते हैं। यस मैम। डिऑक्सी वायरस और जिसके पास RNA से जेनेटिक। हमने रेट्रोवायरस एक पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था रेट्रोवायरस? हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा था ना कहीं पे रेट्रोवायरस? मैम क्या? यस मैम। यस मैम, रेट्रोवायरस कहाँ पे? मैम वेक्टर की तरह यूज करते हैं वायरस को एनिमल्स में। एग्जैक्टली, अगर एनिमल सेल के अंदर कोई जीन ट्रांसफर करना है तो मैं वहां पे रेट्रोवायरस का यूज करूँ। अगर मेरे को प्लांट के अंदर कोई जीन ट्रांसफर करना है तो किसका यूज करेंगे? मैम टाइप प्लाज्मिड था ना। यस मैम। जिसको होगा उसको वायरस नहीं कह सकते। एक टर्म यूज किया जाता है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इसको बोलता है। किसको? टाइप प्लाज्मिड को। और अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर करना है ट्रांसफर तो क्या किसका यूज करते थे? बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड। बैक्टीरियोफेज, लैम्डाफेज या प्लाज्मिड, इन सब का यूज कर सकते हैं। चलो, इतनी चीजें इसका मतलब हम लोगों को क्लियर है। मैम वायरस में दोनों नहीं होते ना, RNA DNA। हाँ, किसी भी वायरस के अंदर RNA DNA दोनों नहीं हो सकते। मैम जिसमें RNA होगा उसे राइबो वायरस नहीं कह सकते। हाँ, राइबो वायरस बोल दो। दोनों टर्म्स बताया ना मैंने आपको। ओके मैम। लिख लो इसको भी। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस को 3 पार्ट्स में मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकती हूँ। वो वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे, वो वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे, एंड वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। तो पहली कैटेगरी में मेरे पास प्लांट वायरस, सेकेंड वन इज एनिमल वायरस, एंड द थर्ड वन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी इसको बोलता है। अब यहाँ पे याद ये रखना है, जितने भी मेरे प्लांट वायरस होते हैं
सभी के सभी होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA। RNA। दिस इज इम्पोर्टेंट। कोई भी प्लांट वायरस उठा लो, सबके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा। एनिमल वाले के पास क्या हो सकता है? सिंगल डबल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड और ना सिंगल स्टैंडर्ड RNA और सिंगल स्टैंडर्ड DNA। बस ये तीन होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड DNA नहीं होता। यस मैम, सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड RNA। DNA होता है, बाकी सब कुछ होता है। और बैक्टीरियोफाज के अंदर क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA। डबल स्टैंडर्ड DNA। यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, इसको याद रखना है। ठीक है बच्चों, यस मैम। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वन, एजेंट्स ऑफ वायरस या फिर सब वायरल एजेंट्स भी इनको बोल देते हैं, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। मैम एक क्या बार होता लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। दिखाती हूँ, ये देखो। मैम एक सेकंड, फर्स्ट स्लाइड दिखा देना लास्ट में। सबसे फर्स्ट, यस मैम, एक वर्ड रह रहा है उसका। ओके दिखा दूंगी, वैसे स्लाइड्स क्लास के बाद शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। आगे Okay, चले। यस मैम। मैम। यस Yes, मैम। वायरोइड्स पे आता है सबसे पहले। वायरोइड्स क्या होते हैं? वायरस के अंदर मैंने बोला प्रोटीन कोट होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। अब अगर मैंने वायरस के अंदर से प्रोटीन कोट निकाल दिया तो जो स्ट्रक्चर बचेगी उसको क्या बोलेंगे? मैम फ्री RNA। हाँ, फ्री मैम आरएनए या फिर वायरोइड, है ना। यस प्रोटीन मैम। कॉड एब्सेंट, फ्री आरएनए पार्टिकल्स को बोल देते हैं। और अगर मैंने उसके अंदर से न्यूक्लिक एसिड निकाल दिया तो प्रियॉन बचेगा, न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट। देखो, अगर मैंने वायरोइड के अंदर से इसको ना ऐसे लिख लो, यहाँ पे पीछे लिखना है, ऐसे ब्रैकेट बना के लिख लो एक। वायरस क्या होता है? DNA/RNA प्लस P। अब अगर मेरे को लिखना है, मैंने क्या किया, वायरस में से P रिमूव कर दिया तो क्या बचेगा? वायरॉइड। और वायरस में से क्या माइनस कर दिया? DNA और RNA, तो बचेगा क्या? प्रियॉन। इसको ये- लिखो। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। मैम ये जो वायरॉइड तो होगा तो मैम ये तो इन्फेक्शियस होगा। हाँ, वायरॉइड इन्फेक्टियस होगा। मैम प्रियॉन्स भी इन्फेक्शियस होगा। प्रियॉन्स भी इन्फेक्शियस हो सकता है, लेकिन प्रियॉन्स सिर्फ मैम कैसे? एनिमल्स के अंदर इन्फेक्ट हो सकता है। इसका प्रोटीन पार्ट यहाँ पे इन्फेक्शन कोज करने लग जाता है। मैम जनरली ये सिर्फ आपकी जो जेनेटिव डिसीज होती है ना, न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, वो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैम क्योंकि- बट एक साइंटिस्ट, बोलो बोलो। मैम बट जो साइंटिस्ट थे जो 6 चैप्टर में हमने पढ़े, तो उन्होंने तो बोला था जेनेटिक मटेरियल ही होता है हाँ, जो वो हमने इन्फेक्शन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि हमारा सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। मैम लेकिन हमारा प्रोटीन। वायरस क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एंटिटी है। इसका जो प्रोटीन Yes, होता है ना प्रायॉन्स के अंदर, अब ये थोड़ी ना हमने, बिकॉज प्रियॉन्स को हमने खुद से नहीं बनाया है। ये नहीं कि जैसे मैंने अभी आपको ये माइनस वाला बताया ना कि वायरस के अंदर से मैंने DNA RNA निकाल दिया तो तब मेरे प्रियॉन्स बने। नेचुरली प्रियॉन्स और वायरोइड स्ट्रक्चर है। प्रियॉन का जो हमारा प्रोटीन पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन इसके पास होता है और इसका प्रोटीन पार्ट ही इन्फेक्टियस होता है। अब आप खुद देखो, अगर ये इन्फेक्टियस नहीं होता तो हम इसको क्यों पढ़ रहे होते फिर? यस मैम। अगर ये इन्फेक्टियस नहीं होता। वायरोइड तो सिंपल सी बात है, हमें पता है न्यूक्लिक एसिड, लेकिन इसका प्रोटीन पार्ट भी इन्फेक्टियस होता है। तो और ये करता क्या है? एनिमल्स के अंदर जनरली ये करता है। एनिमल्स में ये आपको कोज करता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ओके मैम। ये करता है, ठीक है। और वायरोइड्स के बारे में आता है। वायरोइड्स में तो आपको पता है इनका जो जेनेटिक मटेरियल इनके पास प्रेजेंट होगा। इनका जेनेटिक मटेरियल में
मतलब वायरोइड्स की हम बात करें, अभी हमने देखा डीएनए और आरएनए हो सकता है, तो इनके पास क्या होता है, बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल आरएनए इनके पास प्रेजेंट होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल आरएनए, बोला सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, और अगर न्यूक्लिक एसिड में भी इसका आरएनए तो बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत लो होता है एज कंपेयर टू वायरस। और अगर हम प्रियॉन्स की बात करें, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सिमिलर टू वायरस होता है, का मॉलिक्यूलर वेट होगा सिमिलर टू, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन पार्ट है बहुत ज्यादा। जैसे इसके अंदर देखो ना, आपने ये कंपैरिजन देखा, 95% प्रोटीन एंड 5% न्यूक्लिक एसिड। यस मैम। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पूरा प्रोटीन पार्ट हटा दिया, अब प्रोटीन पार्ट 95% था, तो ये तो सिर्फ 5% के आसपास बच गया होगा, तो ये तो बहुत लो हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ से हमने 5% हटाया है, बच गया है इसके पास 95% वाला, तो 195 इसलिए मानते हैं कि सिमिलर टू वायरसेस का होता है। और ये एनिमल्स के अंदर, प्रायन सिर्फ एनिमल्स के अंदर डिसीज करता है, और वायरस हमारा प्लांट्स के अंदर डिसीज करता है, इसीलिए हम इसको बीएससी वाली डिजीज भी करनी है ना, वायरस बोलते हैं। हाँ जी, बीएससी वाली डिजीज। हाँ डिसीज भी करनी है एनिमल्स की, अभी बीएससी, और ह्यूमंस के अंदर भी कुछ डिसीज करता है, वो भी अभी लिखवाऊंगी, और प्लांट्स के अंदर ये ऑलमोस्ट 20 टाइप के डिसीज करता है। अब एनिमल्स वाली डिसीज लिख लो। अच्छा ये तो समझ जाओगे ना, मॉलिक्यूलर वेट लो एज कंपेयर टू वायरस, वायरस से कंपेयर कर रहे हैं। यस मैम। यस मैम। चलो अब लिखो इनकी डिसीज। पहली डिसीज ये आपकी करते हैं कैटल्स के अंदर, कैटल्स के अंदर डिसीज होती है बीएसई। बीएसई डिसीज, बीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। जी फॉर्म एन्सेफेलोपैथी। एन्सेफेलोपैथी, ये डिसीज कोज करता है आपकी कैटल्स के अंदर, और ह्यूमंस के अंदर भी आपकी डिसीज करता है। ह्यूमंस के अंदर पहली डिसीज होती है क्यूरू डिसीज, एंड एक होती है आपकी सीजेडी। ये क्यूरू डिसीज को ही एक और नाम दिया जाता है लाफिंग डेथ, और ये सीजे, हम लाफिंग डेथ का ऐसे क्यों नाम दिया? लाफिंग डेथ इसमें होता है बिकॉज इस डिसीज के अंदर वही लाफिंग डेथ में, मतलब इसका जो माउथ होता है ना, जो पेशेंट होता है उसका माउथ ओपन रह जाता है, इसकी वजह से इसको लाफिंग डेथ बोलते हैं। ओके मैम। जेडी की फुल फॉर्म जैकोब डिजीज। जैकोब डिसीज या फिर सिंड्रोम भी इसको बोल सकते हैं। और बोविन स्पॉन्जिफॉर्म को हम बोलते हैं आपका मेड काउ डिसीज। जितने भी कैटल्स होते हैं ना, उनके ब्रेन को अफेक्ट करता है ये, लिखो इनको। फिर इसके बाद हमारे कुछ नॉर्मल डिसीज आ जाती है जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, उनके अंदर भी, जैसे कि मम्स हो गया और स्मॉल पॉक्स हो गया। डिसीज क्या होती है ये याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इनका पॉजिटिव जो वायरस होता है ना, मतलब बहुत ही सारी वायरल डिसीज है, वायरस के अंदर कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है वो चीज याद रखनी है, ठीक है। ओके मैम। फिर चिकन पॉक्स आ गया आपका, एंड हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स एंड कोरोना वायरस। बताना इनके अंदर कैसे कैसे वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है, कैसा है। मैम सिंगल स्टैंडर्ड होता है। चलो सबसे पहले मम्स में देखते हैं। मम्स के अंदर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। स्मॉल पॉक्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। चिकन पॉक्स में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हर्पीज में भी डबल स्ट्रैंडेड। इन्फ्लुएंजा में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और एड्स में इसका तो पता ही है,
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, कोरोना वायरस भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। हो गया मैम हमारे। मैम हाँ जी। इन्फ्लुएंजा में कैसे सिंगल स्टैंडर्ड होगा? इन्फ्लुएंजा के अंदर भी आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो मैम कौन इसमें? हम्म। मतलब दोबारा कि इसमें मैम मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है वायरस का? इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल हुआ ना, सिंगल स्टैंडर्ड। ओके मैम। हो गया यहाँ तक सबका? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, अभी चलो डीपीपी पे चलते हैं हम लोग। yes, ma'am. डीपीपी के कितने कितने क्वेश्चंस रखे हैं आप लोगों के?